स्लाइड शेयर करूँगा, स्क्रीन शेयर करूँगा आप को टॉपिक से रिलेटेड। हमने जब जनरल क्लासिफिकेशन देखी मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया की, जब हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, मैं थोड़ा-सा बेसिक्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उनकी शेप की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो होस्ट के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, पैथोजेनेसिस की बेसिस पे, पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, और ग्राम स्टेनिंग की बेसिस पे एंड मोटिलिटी की बेसिस पे। जब हम मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं या क्लिनिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी डिजीज़ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या जो होस्ट के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो डिजीज़ होस्ट के अंदर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, दे आर नोन एज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हम जो है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को, मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को चार इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम पैथोजेनेसिस और मोड ऑफ एक्शन को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं उनकी ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को और उनकी मॉर्फोलॉजी को। दोनों को कंबाइन करते हैं, ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को और मॉर्फोलॉजी को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास जो पहला ग्रुप आता है वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्टेनिंग प्रोसीजर में ग्राम पॉजिटिव है और शेप इनकी देखें तो राउंड है। और इस ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हमारे पास वो स्टेफिलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है और इंटेरोकोकाई है। दूसरा ग्रुप आता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास एक ही इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर में। इनकी भी जो शेप है वो राउंड शेप होती है, कोकाई होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट स्पीशीज है वो है निसेरिया। निसेरिया की दो टाइप्स होती हैं, निसेरिया मेनिंजिटाइडस जो मेनिंजिस को इन्फेक्ट करती है, और निसेरिया गोनोरी जो जेनिटल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन करती है, इन्फेक्शन करती है। तीसरा ग्रुप आता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव है, उनकी शेप जो है वो रॉड शेप है। इनको हम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉड शेप मॉर्फोलॉजी। इस ग्रुप में हमारे पास जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं वो हैं बेसिलस, कोलिस्ट्रीडियम एंड कॉर्निबैक्टीरियम। और चौथा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इस ग्रुप में आता है लिस्टेरिया। तीन ग्रुप हो गए। चौथा ग्रुप जो है वो है ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं हमारे पास Excuse me, ऐसे बैक्टीरिया हैं, जब सर नोट इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो ये सर रॉड शेप है। जी जी। जी नहीं, स्क्रीन सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। स्क्रीन में शो करता हूँ, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। जी सर। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जी सर। चौथी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की। जब हम इन बैक्टीरिया को देखते हैं तो ये स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव होते हैं और जो इनकी शेप होती है रॉड शेप होती है। आज हम जिस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस देखेंगे वो इसी ग्राम नेगेटिव रॉड्स की फैमिली से बिलोंग करता है। बैक्टीरिया का नेम है विब्रियो कॉलरा और जो डिजीज काज करता है वो है कॉलरी, और जिसको हम आम जुबान में कॉलरा भी कहते हैं और हैजा भी कहते हैं। क्या मॉर्फोलॉजी है, कैसे पैथोजेनेसिस करता है, कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं, मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। हम मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो फोर्थ इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया में, उसमें है हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ग्राम नेगेटिव रॉड्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब आप इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी आप या इनकी शेप देखें तो ये रॉड शेप होते हैं। इस बैक्टीरिया में तीन इंपॉर्टेंट तरह के बैक्टीरिया आते हैं इस ग्रुप में, सॉरी, तीन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आते हैं। पहला ग्रुप जो है, पहली टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है, उनको हम कहते हैं इंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड पैथोजेंस। इंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड पैथोजेंस का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें रहते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पे कॉलोनाइजेशन करते हैं, अपना विरुलेंस नंबर अचीव करते हैं,
और होस्ट के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उसी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इनको हम कहते हैं इंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड पैथोजेंस। दूसरे बैक्टीरिया जो इस ग्रुप में आते हैं वो आते हैं रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। रेस्पिरेटरी पैथोजेंस का मतलब ये है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करते, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो इस ग्रुप में आती है वो है जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो किसी एनिमल सोर्स से डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है ग्राम नेगेटिव रॉड्स का। हम जो डिस्कस कर रहे हैं या जो आज का हमारा बैक्टीरिया है वो है इंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड पैथोजन। इंटेरिक ट्रैक्ट रिलेटेड पैथोजन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, इंटेरिक ट्रैक्ट में रहते हैं, वहीं पे कॉलोनाइजेशन करते हैं और वहीं पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया का नेम है विब्रियो कॉलरा और जो डिजीज प्रोड्यूस करता है वो है कॉलरा और उसको हम एजा बी कहते हैं। तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इस बैक्टीरिया की। विब्रियो कॉलरी जो बहुत मशहूर है, जो कॉमन है, जो कॉमन डिजीज काज करता है, हैजा काज करता है, कॉलरा कहते हैं उसे। और जो अदर दो टाइप्स हैं पैराहिमोलिटिकस और वोल्निफिकस, ये इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी इसी बैक्टीरिया की स्पीशीज है। विब्रियो कॉलरा की जब आप मॉर्फोलॉजी देखें, उसकी शेप देखें तो वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर में ग्राम नेगेटिव है। इनकी शेप आप देखें तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। इनके एंड पे फ्लैजेला होता है जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मोटाइल बैक्टीरिया। जब आप इनकी शेप देखें तो ये आपको कॉमा शेप नजर आते हैं। दे रिजेंबल द शेप लाइक कॉमा। और इनकी इनका जो नॉर्मल साइज होता है वो 0.5 से 0.4 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली। जब आप इनको इनकी मॉर्फोलॉजी या हैबिटेट को देखें तो नॉन कैप्सूलेटेड है, इनके गिर्द कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती। फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि दे मोस्टली ग्रो इन द environment where there is no oxygen. Anaerobic means absence of oxygen. अगर aerobic होंगे तो they need the oxygen. But facultative हैं तो अगर ऑक्सीजन मौजूद भी होगी तो ये ग्रो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टर्म होती obligate anaerobic तो इट मीन्स इनको मस्ट एनएरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए था। लेकिन फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तो दे विल ग्रो। नॉन कैप्सुलेटेड है, ग्रोथ इन्हांस होती है अगर आप सोडियम क्लोराइड NaCl उनके मीडियम में ऐड कर दें जहाँ पे उनकी ग्रोथ आप करवा रहे हैं आर्टिफिशियली, तो उसमें इनकी ग्रोथ स्टिमुलेट होगी NaCl से। रेजिस्टेंस देखें आप इन बैक्टीरिया की तो ये हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। आपने अगर इनको डिस्ट्रॉय करना है या किल करना है, स्टेरलाइज करना चाह रहे हैं, उनको किल करना चाह रहे हैं, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको चाहिए होगा 15 मिनट्स के लिए, तब आप इनको मार सकते हैं या किल कर सकते हैं। क्लीन वाटर में सरवाइव करते हैं 30 डेज के लिए, साफ पानी में सरवाइव कर सकते हैं, फ्रूट्स पे सरवाइव कर सकते हैं 1 से 5 दिन में तक, 1 to 5 डेज तक रूम टेम्परेचर पे फ्रूट्स के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। ट्रांसमिशन जो होती है इनकी कंटेमिनेटेड फूड से होती है, कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, कंटेमिनेटेड फ्रूट से होती है, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल से होती है। गंदे पानी से, गंदी खुराक से, गंदे फ्रूट से ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो है वो 1 to 5 डेज के लिए सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो आपकी सब्जियां खराब हो जाती हैं वहाँ पे 1 वीक तक ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसकी क्लासिकल जो कॉलरा डिजीज है उसका एक क्लासिक सिम्टम होता है कि इसमें वाटरी स्टूल आता है पेशेंट को। जो पेशेंट का स्टूल होता है वो हार्ड नहीं होता
और पानी की तरह पेशेंट को मोशन लगते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटरी स्टूल डायरिया। और ये इसकी क्लासिक फीचर है। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉलरा काज करता है, तो आपका आंसर होगा विब्रियो कॉलरा। और जो इसका क्लासिक सिम्टम है वो है वाटरी स्टूल डायरिया या वाटरी डायरिया भी आप इसको कह सकते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स में आप देखें तो एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग और वाटरी डायरिया, दीज आर द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। जब डिजीज प्रोग्रेस करती है, सीवियर हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है और स्किन जो होती है वो ग्रेश ब्लूइश कलर की हो जाती है। ट्रांसमिशन जो है इस बैक्टीरिया की वो होती है बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स के लिए। जो कंटेमिनेटेड है फीसिस के साथ, वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, या उनके अंदर ऊपर अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई हुई है और वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड हेल्दी पर्सन ने इनटेक किया है, तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइनल एरिया में जाके कॉलोनाइज करेगा और डिजीज प्रोड्यूस करेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट में, क्योंकि डायरिया के जरिए भी वाटर लॉस हो रहा होता है, वोमिटिंग के जरिए भी पेशेंट का वाटर लॉस हो रहा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी बाज़ औक़ात इतनी सीवियर हो जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, कि उनकी डेथ भी हो सकती है। और जो इसकी प्रीवलेंस है इस बैक्टीरिया की वो ज़्यादा है इन चिल्ड्रन as compared to adults. The reason is they are less protective, their immune system is less developed as compared to adults. उनमें एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई हुई होती, बच्चों का वीक होता है, जिसकी वजह से ये इजीली प्रोग्रेस कर सकते हैं विद इन द होस्ट चाइल्ड। अब हम इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, उससे पहले कुछ ये सिम्टम्स हैं जो कॉलरा के सिम्टम्स हैं। डायरिया और वॉमिटिंग क्लासिक सिम्टम्स हैं इसके, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। उसके अलावा एक ऐसी बीमारी हो सकती है ड्राउजीनेस होने लगती है, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत और ड्राई माउथ होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, हर टाइम प्यास वाली हालत है और उसको प्यास फील होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, यूरिनेशन जो है डिक्रीज हो जाती है। यूरिनेशन डिक्रीज होने की रीज़न ये है कि पानी की कमी है, बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी है, देयर इज डिप्लीएंट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई डिक्रीज इन यूरिनेशन। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं इस डिजीज के वो है डायरिया एंड वोमिटिंग। और ये दोनों सिम्टम्स जो है डिहाइड्रेशन का सबब बनते हैं, पानी की कमी का बायस बनते हैं। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सा विरुलेंस फैक्टर है जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया होस्ट के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है। अभी तक हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी, कैसे ट्रांसमिट होता है वो चीज़ देखी, सिम्टम्स देखे, कैसे डिजीज प्रोड्यूस होती है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं 1-2 मिनट में रिव्यू करता हूँ। हम आज ग्राम नेगेटिव रॉड्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलरी, जो डिजीज कॉज करता है वो है कॉलरा, जिसको हम हैजा भी कहते हैं। इस में पेशेंट को डायरिया होता है और वोमिटिंग होती है, सीवियर डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में, कंटेमिनेटेड वाटर, स्टूल, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल से ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में ग्रो करता है, वहीं पे कॉलोनाइजेशन करता है और वहीं पे इन्फेक्शन काज करता है। कैसे इन्फेक्शन काज करता है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो कॉमन विरुलेंस फैक्टर है इस बैक्टीरिया का वो एक इंटेरोटॉक्सिन है, जिसको हम कॉलरा टॉक्सिन भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, कॉलरा टॉक्सिन,
इस टॉक्सिन में ये एबिलिटी होती है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल एरिया में, तो वहाँ पे जो उसके बॉर्डर पे माइक्रोविलाई होते हैं उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। क्या काम करता है उस पे हम आगे जाके देखेंगे डिटेल। अभी आप ये याद रखें कि जो कॉलरा डिजीज है वो एक इंटेरोटॉक्सिन की वजह से होती है, जिसको हम कॉलरा टॉक्सिन कहते हैं। कॉलरा टॉक्सिन में ये एबिलिटी होती है कि वो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल एरिया के, उसके कॉर्नर पे माइक्रोविलाई होते हैं, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। वाइड स्प्रेड डिजीज है, ओवरऑल पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। ह्यूमन जो है इसका कैरियर है, ह्यूमन डेफिनेट होस्ट है इसका। और मॉडर्न इंटरनेशनल का मीन्स ये है कि पूरी दुनिया को ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये डिजीज अफेक्ट करती है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, कैसे जो है वो ये कॉलरा टॉक्सिन, सिटी टॉक्सिन जिसको कहते हैं, या ये जो इंटेरोटॉक्सिन है, ये कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है, क्या मैकेनिज्म है इसका। ह्यूमंस में ये डिजीज होती है, एनिमल्स में नहीं होती। वो पर्सन या वो इंडिविजुअल्स जो ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टमक की मेडिसिन ले रहे हैं, जिसकी वजह से स्टमक की एसिडिटी रिड्यूस्ड होती है, वो मोर वल्नरेबल होते हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनका स्टमक प्रॉपर ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों में स्टमक जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, उनमें इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल। जब आप इसका मैकेनिज्म देखें, ये जो सिटी टॉक्सिन है, इंटेरोटॉक्सिन कहते हैं हम इसे, कॉलरा टॉक्सिन भी कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल एरिया में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं, उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। जब इनको मौका मिलता है डिजीज प्रोड्यूस करने का, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता है, कोलोनाइजेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया कंप्लीट कर लेता है, तो ये बैक्टीरिया जो माइक्रोविलाई के साथ अटैच है, ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम जीएस प्रोटीन्स कहते हैं इंटेस्टाइनल एरिया में, उनको एक्टिवेट करती हैं। उनकी एक्टिवेशन की वजह से राइबोसाइलेशन, एटीपी राइबोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, और एडीपी राइबोसाइलेशन इंक्रीज करती है साइक्लिक एएमपी को। साइक्लिक एएमपी जब इंक्रीज होता है तो इंटेस्टाइन एरिया में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स है या वाटर है, वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, विब्रियो कॉर्डरा का जो टॉक्सिन है जो डिजीज काज करता है उसको हम इंटेरोटॉक्सिन कहते हैं और सिटी टॉक्सिन भी कहते हैं। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये इंटेस्टाइनल एरिया में एपिथेलियल सेल्स के साथ जो माइक्रोविलाई है उनके साथ जाके अटैच हो सकता है। ये वहाँ पे अटैच हुआ हुआ होता है, जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता है और कंडीशन आइडियल होती है, ऑर्गेनिजम्स जो है कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो ये जो इंटेरोटॉक्सिन है ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है एडीपी राइबोसाइलेशन के प्रोसेस के जरिए। जब जीएस प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, वो साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देती हैं। जब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंटेस्टाइनल एरिया में, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड वगैरह और वाटर, ये बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर डेवलप होता है साइक्लिक एएमपी की वजह से, और ये न्यूट्रिएंट्स उस इंटेस्टाइनल एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते और बॉडी से रिलीज होते हैं, और इसी मैकेनिज्म के जरिए डायरिया भी होता है पेशेंट के अंदर। ये था इसका पैथोजेनेसिस। अब हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल मीडियम आता है, स्टूल सैंपल आप प्रेफर कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया के लिए ब्लड एगर पे ये रैपिडली ग्रो करता है। एक स्पेशल मीडियम आता है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज एगर, जिसको हम TCBS मीडियम कहते हैं। ये स्पेशल मीडियम होता है विब्रियो कॉर्डरा की ग्रोथ के लिए। इसमें जो विब्रियो कॉर्डरा की ग्रोथ आती है वो तकरीबन 18 घंटों में ये आपको अपीयर हो जाता है। इसकी डिटेल आगे मैं बताता हूँ TCBS की। इसके अलावा अल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो है इनरिच्ड मीडियम, स्पेशल मीडियम है, वो भी आप इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। TCBS मीडियम जो है ये स्पेशल मीडियम है, इसको हम थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज एगर भी कहते हैं। ये थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज एगर मींस इसमें ये
कंसंट्रेशन होती है सुक्रोज की विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया। येलो कॉलोनीज अपीयर होती हैं, ऐसा ग्रीनिश सा ये मीडियम होता है जिसके ऊपर येलो कॉलोनीज अपीयर होती हैं विद ग्रीनिश बैकग्राउंड। और ये जो विब्रियो कॉर्रा है इसके ऊपर जो कॉलोनीज अपीयर करता है वो विद इन 18 आवर्स करता है। नॉर्मली आप ब्लड एगर पे इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड मीडियम है, जो स्पेशल मीडियम है, वो है TCBS। अगर आपके पास लैब में TCBS अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लड एगर पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जब बायोकेमिकल टेस्ट की बात करते हैं हम, तो बायोकेमिकली आप इसको देखें, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल्चर लगाएं, कल्चर पे अगर आपको कॉलोनीज मिल रही हैं तो वेल एंड गुड गुड। अगर आप कॉलोनीज के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप फर्दर स्टेप्स की तरफ ना जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कल्चर टेक्निक में उसको की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो आप ग्राम स्टेनिंग की तरफ जाएंगे। ग्राम स्टेनिंग में आपको वो डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव है। अगर वहाँ से भी आपकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके तो थर्ड स्टेप में आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो जो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एंड पे अगर इससे भी डिफरेंशिएशन ना हो तो आप देखें कि कौन सी ड्रग उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। सेंसिटिव मींस उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है और रेजिस्टेंट मींस उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के जरिए उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में विब्रियो कॉर्रा की केस में आप कल्चर टेक्निक के जरिए ब्लड एगर या TCBS के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में आपको ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स की तरह नजर आएंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे और इनकी शेप रॉड शेप्ड होगी। और बायोकेमिकली जब आप इनको देखें तो ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन कर सकते हैं, मैनिटोल, माल्टोज, मैनोज और सुक्रोज की फर्मेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते। इसलिए इसीलिए हम इनको नॉन लैक्टोज फर्मेंटर भी कहते हैं। कैटालिस्ट टेस्ट करें इस बैक्टीरिया का तो कैटालिस्ट पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट करें तो वो भी पॉजिटिव होता है, और यूरिएज टेस्ट इस बैक्टीरिया का करें तो उसमें इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे डिस्कस कर ले अभी। सर जी अटेंडेंस लग गई है। जी सर हमें लिंक बहुत लेट मिल गया है। सर ये लिंक, सर ये क्लास किस टाइम स्टार्ट हुआ है सर? 11 बजे 11 बजे। सर ये लिंक तो हमें 11:30 बजे मिला है सर। चले कोई मसला नहीं, जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके, मैंने रिकॉर्डिंग की भी है इस लेक्चर की, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का इशू हुआ था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था आपके CR को, लेकिन वो ऑनलाइन ही नहीं थे सुबह से, तो इसलिए वो आपको अपडेट नहीं कर सके हैं। तो GR से को भी मैंने किया लेकिन उनसे भी कॉन्टेक्ट लेट हुआ। तो एनीवेज कोई इशू नहीं है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जो लोग अभी अभी भी ज्वाइन किया जिन्होंने, वो मार्क कर दें। मैंने इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग की भी है, मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग पर शेयर कर दे सर, ठीक है। सुलेमान को सर। कोई अलिशबा आप या जो दूसरी है GR अमीना या बिलाल, आप तीनों में से कोई स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का तो मुझे शेयर कर दें। सर जी फाइनल एग्जाम कब है? जी डेट है फाइनल एग्जाम की कब फाइनल है? एग्जाम जो है फरवरी में होगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कब यूनिवर्सिटी ओपन होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि फरवरी के स्टार्ट में हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। तो बाकी ये कंबाइन क्लास थी, एक कंबाइन क्लास क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की नेक्स्ट वीक रेगुलर जो होती है वो भी कंबाइन ही होगी, और एक एक्स्ट्रा क्लास कंबाइन क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की आप लोगों को कन्वे कर दूंगा टाइमिंग पहले से। और बल्कि
बल्कि CRGR अगर आप लोगों के कोई ग्रुप्स बने हुए हैं तो उसमें मुझे ऐड कर दें सेक्शन ए और बी का, ताकि मैं उसमें भी अपडेट कर दिया करूँ कि बाज़ औक़ात CRGR अवेलेबल नहीं है तो सब किसी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी करने हो जाए। ठीक है? ठीक है सर, ऐड कर लेता हूँ उसको। चलें ठीक है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।